नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये हमारी मानव होने की समझ को ही चैलेंज करता है। हाँ, नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास लेखिका अलाना कॉलिन की किताब है 10% ह्यूमन, और उसी पर आधारित कुछ जानकारी है, कुछ अंश है। और इन अंशों का जो मुख्य दावा है वो काफी चौंकाने वाला है। ये कहते हैं कि अगर हम सिर्फ अपने शरीर की कोशिकाओं को गिने तो हम असल में सिर्फ 10% ही मानव है। सिर्फ 10%? हाँ, बाकी 90%? वो कुछ और है। तो आज हम इन्हीं अंशों की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये 10% वाला दावा आखिर है क्या, ये बाकी 90% कौन है, और ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी क्यों हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं। बिल्कुल। और ये नज़रिया, जैसा इन अंशों में बताया गया है, ये मानव जीव विज्ञान को देखने का एक बिल्कुल, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी तरीका है। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि हमारा शरीर अकेला नहीं है। हमारे शरीर में खरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और भी न जाने कितने छोटे छोटे जीव हमारे साथ, हमारे ऊपर, हमारे अंदर। खरबों? हाँ, खरबों। और आज हमारा मकसद इन्हीं अंशों के आधार पर यह समझना है कि ये 10% मानव वाली बात क्या है और इसके असल मायने क्या हो सकते हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले इसी पॉइंट पर आते हैं कि हम केवल 10% मानव हैं। इन अंशों में कहा गया है कि हमारी हर एक मानव कोशिका के लिए हमारे शरीर में 9 माइक्रोबियल कोशिकाएं हैं, 9 गुना ज्यादा। हाँ। ये संख्या तो कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे साथ रह रहे हैं जैसे कोई यात्री, या कुछ और बात है? देखिए, ये जो अनुपात है ना 1.9 का, ये पूरी तरह से कोशिकाओं की गिनती पर आधारित है, मतलब सिर्फ नंबर्स। हाँ। ये सच है कि हमारी मानव कोशिकाएं आकार में काफी बड़ी होती हैं माइक्रोब्स के मुकाबले, लेकिन माइक्रोब्स की संख्या इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा, कि गिनती में वो हम पर भारी पड़ते हैं। अच्छा। सोचिए, अरबों खरबों खरबों की संख्या में। ये ज्यादातर हमारी आंतों में रहते हैं, गट में, लेकिन हमारी त्वचा पर, मुंह में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब शरीर के लगभग हर हिस्से में ये मौजूद हैं। हर हिस्से में? लगभग हर हिस्से में। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जो इन अंशों से उभर कर आती है, कि ये सूक्ष्म जीव सिर्फ मेहमान नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बस वहां रह रहे हैं और हम यहाँ नहीं। ये हमारे शरीर का एक फंक्शनल, एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि हमें खुद को एक अकेले जीव की तरह नहीं, बल्कि एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह देखना चाहिए, या कह लीजिए एक चलता फिरता इकोसिस्टम। एक चलता फिरता इकोसिस्टम? वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। हाँ, ये पारंपरिक सोच से काफी अलग है। और बात ये खत्म नहीं होती है ना। अब यहाँ मामला और भी ज्यादा पेचीदा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन अंशों में ये भी दावा किया गया है कि ये छोटे छोटे जीव सिर्फ हमारे शरीर में हैं ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के कई जरूरी पहलुओं पर सीधा असर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हमारा वजन कम होगा या ज्यादा, हमारा मूड कैसा रहेगा, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की ताकत, और तो और हद तो ये है कि इन स्रोतों के मुताबिक हम अपना जीवन साथी किसे चुनते हैं, इस पर भी इन माइक्रोब्स का असर हो सकता है। हाँ, ये दावे वाकई बहुत बड़े हैं। वजन और इम्यूनिटी वाली बात तो चलो फिर भी शायद समझ आती है, पाचन में या शरीर की रक्षा में इनका रोल हो सकता है। लेकिन मेंटल हेल्थ और लाइफ पार्टनर का चुनाव, क्या ये बैक्टीरिया और वायरस सच में इतने पावरफुल हो सकते हैं कि हमारे दिमागी हालात और हमारे इतने पर्सनल फैसलों पर असर डालें? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। देखिए, ये दावे वाकई बहुत बड़े हैं और स्रोत इन्हें इसी तरह सामने रखते हैं। ये इस विचार की तरफ इशारा करते हैं कि हमारा माइक्रोबायोम, मतलब हमारे शरीर के अंदर रहने वाले सारे माइक्रोब्स का जो पूरा समुदाय है, वो हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम्स के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, जटिल तरीकों से। ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत इन कनेक्शंस का जिक्र करते हैं, और वैज्ञानिक समुदाय अभी भी इन चीजों को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा है। रिसर्च जारी है। अच्छा। लेकिन उदाहरण के लिए, जैसा इन अंशों में बताया गया है, आंत के बैक्टीरिया, वो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, ये तो हम जानते हैं। पर वो ये भी तय कर सकते हैं कि हम पोषक तत्वों को कितनी अच्छी तरह सोखते हैं या कितनी कैलोरी जमा करते हैं, तो इसका सीधा असर वजन पे पड़ सकता है। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। इसी तरह कुछ खास तरह के गट बैक्टीरिया ऐसे केमिकल्स बना सकते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, या फिर उनके प्रिकर्सर्स, मतलब जिनसे वो बनते हैं। अच्छा। या व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो गट ब्रेन कनेक्शन है,
आंत और दिमाग का रिश्ता, ये अब साइंस में काफी स्थापित हो रहा है। ओह, तो ये डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी चीजों से भी जुड़ा हो सकता है? ऐसी संभावना जताई जाती है। हाँ, इन अंशों में इस तरह के कनेक्शन की बात की गई है। और जहां तक इम्यून सिस्टम का सवाल है, तो स्रोत बताते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम इन माइक्रोब्स के साथ लगातार बातचीत करता है। बचपन से ही ये माइक्रोब्स हमारी इम्यूनिटी को ट्रेन करने में मदद करते हैं। उसे सिखाते हैं कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन। ट्रेनिंग? हाँ, एक तरह की ट्रेनिंग। तो अगर माइक्रोबायोम में गड़बड़ी हो, तो हो सकता है इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाए या जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करे, जैसे एलर्जी में होता है या ऑटो इम्यून बीमारियों में। समझ आ रहा है, ये सब जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन वो जीवन साथी वाली बात, वो अभी भी थोड़ी... हाँ, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगती है, मैं समझता हूँ। स्रोत इस कनेक्शन का भी जिक्र करते हैं। हालांकि वो विस्तार से नहीं बताते कि ये कैसे होता है, पर एक थ्योरी ये है कि हमारे माइक्रोब्स हमारी बॉडी की गंध को प्रभावित करते हैं। गंध को? हाँ, बॉडी ऑर्डर को। और गंध हम जानते हैं अवचेतन स्तर पर सबकॉन्शियसली आकर्षण में एक भूमिका निभाती है। तो हो सकता है ये एक तरीका हो। पर हाँ, ये ऐसे एरिया हैं जहां अभी बहुत रिसर्च होनी बाकी है, लेकिन इन अंशों में ये संभावनाएं बताई गई हैं। कमाल है। मतलब हमारे अंदर एक पूरी अनदेखी दुनिया चल रही है जो हमारे जीवन के इतने सारे पहलुओं को कंट्रोल तो नहीं कहूंगी, पर प्रभावित जरूर कर रही है। बिल्कुल प्रभावित कर रही है। लेकिन इन अंशों में एक चिंता की बात भी है। ऐसा लगता है कि हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है, उसने हमारे इस अंदरूनी इकोसिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाया है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत कहते हैं कि हमारे माइक्रोबायोम में जो गड़बड़ी हो रही है, जो असंतुलन है, जिसे शायद डिस्बायोसिस कहते हैं। हाँ, डिस्बायोसिस। उसे आजकल बढ़ती हुई कई मॉडर्न बीमारियों से जोड़ा जा रहा है, जैसे मोटापा, डायबिटीज, एलर्जी, अस्थमा, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और तो और ऑटिज्म, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं को भी इससे जोड़ा जा रहा है। ये तो बहुत गंभीर बात लग रही है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये स्वास्थ्य और बीमारी को समझने का जो हमारा पूरा मॉडल है ना, उसमें एक बड़े बदलाव का संकेत है। देखिए, पिछली सदी में खासकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद सारा फोकस हमारे अपने जीन्स पर चला गया था। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगने लगा था कि हमारी सेहत काफी हद तक हमारे जेनेटिक्स से तय होती है। फिर बाहरी फैक्टर्स पर ध्यान गया, प्रदूषण, खानपान, इन्फेक्शंस वगैरह। सही, लेकिन ये किताब और इस पर आधारित अंश एक तीसरे और शायद बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी की तरफ इशारा करते हैं। हमारा अंदरूनी माहौल, हमारा माइक्रोबायोम। इन अंशों में तर्क दिया गया है कि कई आधुनिक बीमारियां जो पिछली पीढ़ियों में इतनी आम नहीं थीं, वो शायद इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने, जैसे प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग, हद से ज़्यादा साफ सफाई, इन सब ने हमारे माइक्रोबियल साथियों को नुकसान पहुंचाया है, उनका संतुलन बिगाड़ दिया है। ओह, अब ये कहना कि माइक्रोबायोम ही इन सब बीमारियों का अकेला कारण है, ये शायद सही नहीं होगा, और स्रोत भी ऐसा दावा नहीं करते हैं। लेकिन वो इसे एक महत्वपूर्ण और अब तक अनदेखा किया गया योगदान कारक मानते हैं, या एक संभावित जड़। अच्छा। ये जो पुरानी कहावत है ना कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, हाँ, सुना है। हिप्पोक्रेट्स के जमाने से कहते आए हैं। लेकिन अब ये माइक्रोबायोम का विज्ञान हमें ये समझने में मदद कर रहा है कि ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है, जैसा कि इन अंशों में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या समझे? क्या हम पूरी तरह से इन माइक्रोब्स के कंट्रोल में हैं? क्या हमारी सेहत अब हमारे हाथ में ही नहीं रही? ये सब सुनकर तो थोड़ी चिंता भी होती है। हाँ, ये सवाल मन में आना स्वाभाविक है। लेकिन क्या इन अंशों में कोई उम्मीद की किरण भी है? क्या हम अपने इस बिगड़े हुए माइक्रोबियल गार्डन को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, और यही इस पूरे नजरिए की सबसे पावरफुल और सबसे आशा जगाने वाली बात है। हमारा माइक्रोबायोम कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो बदल सकता है। और अच्छी बात यह है कि हम उसे पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? इन अंशों में जिक्र है कि सही खान-पान और जीवन शैली अपनाकर हम एक सेहतमंद और विविध माइक्रोबियल समुदाय को बढ़ावा दे सकते हैं। सही खानपान और जीवन शैली। हाँ, हालांकि ये अंश बहुत डिटेल में नहीं बताते कि सही क्या है, पर ये इस सिद्धांत को सामने रखते हैं कि हमारे रोज के जो चुनाव हैं, जो हमारी आदतें हैं, उनका सीधा असर हमारे अंदर रहने वाले खरबों जीवों पर पड़ता है। आमतौर पर जो वैज्ञानिक रिसर्च है
वो इस तरफ इशारा करती है कि अलग अलग तरह के पौधों पर आधारित भोजन खाना, जिसमें खूब सारा फाइबर हो, क्योंकि फाइबर ही इन माइक्रोब्स का खाना है, वो फायदेमंद होता है। फाइबर मतलब फल, सब्जियां, साबुत अनाज। हाँ, बिल्कुल। और फर्मेंटेड फूड्स जिनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जैसे दही, छाछ, कांजी, अचार घर का बना, और प्रीबायोटिक्स भी। प्रीबायोटिक्स वो क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स फाइबर के ही कुछ खास प्रकार होते हैं जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, केले, ओट्स इनमें मिलते हैं। अच्छा, तो प्रोबायोटिक्स मतलब अच्छे बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक्स उनका खाना। बिल्कुल सही समझा आपने। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवाएं, उनका इस्तेमाल तभी करना जब वाकई ज़रूरत हो और डॉक्टर की सलाह से। ज़रूरत से ज़्यादा सैनिटाइज़र या एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल शायद उतना अच्छा ना हो। थोड़ा बहुत गंदगी में खेलना बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है, माइक्रोबायोम के विकास के लिए। हाँ, ये तो सुना है। और तनाव का प्रबंधन करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब बातें भी हमारे माइक्रोबियल संतुलन के लिए ज़रूरी मानी जाती हैं। तो इन अंशों का सार यही है कि अपने अंदर के इस इकोसिस्टम की देखभाल करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने बाहरी शरीर की करते हैं। और ये ज्ञान हमें अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथ में लेने का एक नया तरीका देता है। ये सिर्फ बीमारियों से बचाव या इलाज नहीं है, ये असल में सेहत बनाने का रास्ता दिखाता है। तो अलाना कॉलिन की किताब 10% ह्यूमन पर आधारित इन अंशों से जो मुख्य बात समझ में आती है वो ये है कि हम जैसा खुद को समझते आए हैं, हम उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, कई ज्यादा जुड़े हुए हैं। हम अकेले नहीं हैं। हम खरबों सूक्ष्म जीवों के साथ एक सिम्बायोटिक रिश्ते में हैं, एक सहजीवन जी रहे हैं। बिल्कुल। हमारी सेहत, हमारा मूड, शायद हमारी पहचान भी किसी न किसी स्तर पर इन नन्हे साथियों पर निर्भर करती है। हाँ, काफी हद तक। इसलिए अपने अंदर के इस माइक्रोबियल बगीचे का ध्यान रखना, उसे सही पोषण देना, उसका संतुलन बनाए रखना, ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये हमारी अपनी भलाई के लिए बेहद जरूरी है। ये मैं कौन हूँ इसकी परिभाषा को ही बदल देता है, हमें एक हम के रूप में देखने को कहता है, एक सुपर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से मानव केंद्रित सोच से हटकर एक सहजीवी, एक सिम्बायोटिक दृष्टिकोण अपनाने की बात है। ये समझना कि हमारी सेहत सिर्फ हमारे अपने शरीर या हमारे जीन्स पर ही नहीं टिकी है, बल्कि हमारे और हमारे माइक्रोब्स के बीच के नाजुक बैलेंस पर भी निर्भर करती है। और यहीं पर एक विचार आता है जो भविष्य की ओर इशारा करता है। अगर हमारे सूक्ष्मजीव वाकई इतने प्रभावशाली हैं, जैसा कि इन अंशों में बताया गया है, तो जरा सोचिए कि भविष्य में इसका क्या असर हो सकता है। क्या मतलब? क्या हम एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जहां आपकी रूटीन हेल्थ चेकअप में आपके माइक्रोबायोम का एनालिसिस भी शामिल हो? ओह, सोचिए, अगर डॉक्टर आपकी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया का प्रोफाइल देखकर ये बता सकें कि आपके लिए पर्सनली कौन सा खाना सबसे अच्छा है, कौन सी दवा आप पर ज्यादा असर करेगी, या आपको किन बीमारियों का खतरा ज्यादा है और आप उसे कैसे कम कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये चिकित्सा को वाकई में व्यक्तिगत बना सकता है। ये जो अभी सामान्य सलाह होती है ना कि फाइबर खाओ या प्रोसेस्ड फूड कम करो, उससे आगे बढ़कर हर इंसान के अपने अनोखे माइक्रोबियल मेकअप के आधार पर सटीक व्यक्तिगत सलाह देने का रास्ता खोल सकता है। ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं, बल्कि इन अंशों में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनका एक लॉजिकल एक्सटेंशन है। ये दिखाता है कि इस फील्ड में कितनी संभावनाएं हैं। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना? वाकई बहुत दिलचस्प। तो आज के लिए बस इतना ही।